तो बच्चों अब हम लेक्चर 2 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बेटा लेक्चर 1 अभी मैंने पहले बनाया था, पहले आप उसको देखें तब आपको लेक्चर 2 समझ में आएगा। तो बिना टाइम गवाए हमेशा की तरह बच्चों हम लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं, है ना बच्चों। तो अब हम बात करेंगे हीट इंजन की। हीट इंजन, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हीट इंजन वर्ड आने लगा। अब क्या आने लगा? इंजन। तो बेटा कोई भी इंजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एनी इंजन कैन डू अ वर्क बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर्स या टेम्परेचर डिफरेंस। ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा बच्चों? डिफरेंस टेम्परेचर नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, कैसे? अभी समझाऊंगा। टेम्परेचर डिफरेंसेस अभी तुम्हें समझ में आने वाली नहीं है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं तो शायद उनको आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको हम अभी ड्यूरिंग द लेक्चर समझेंगे कि सर इसका मतलब क्या है ना बच्चों। तो इसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, कोई इशू नहीं है। पहले आप समझो कि सर हीट इंजन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हीट इंजन को ऐसे बनाया गया, एक तो यहाँ बनाया गया, एक यहाँ, ठीक है, और एक और चीज़ बनाई गई इसमें, एक यहाँ बनाया, बस। अब आपको इसको बना के आना है स्कूल में। हीट इंजन बन गया। सर ये कैसा इंजन बना? सर ये तो डब्बे डब्बे बन गए। बेटा पढ़ा ऐसे ही जाता है हीट इंजन को, ठीक है। सर ये क्या है, इसका मतलब सब चीज़ बताऊँ। यहाँ लिखा हमने सोर्स, क्या लिखा बच्चों? सोर्स, जिसका टेम्परेचर T1 है। और यहाँ पर वर्ड लिखा बच्चों सिंक, जिसका टेम्परेचर T2 है। बहुत बढ़िया सर। सर ये क्या है? ये है बेटा, इट्स अ बेसिकली वर्किंग सब्सटेंस। इसके अंदर क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस, यानी जिसकी वजह से हम लोग कोई भी काम कर पा रहे हैं वो। तो होता क्या है बेटा हीट इंजन में? ये दो वर्ड आए, सोर्स और सिंक। तो पहले मेरे को इन्हीं को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम लोगों को, ताकि तुम ये समझ पाओ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोर्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंक। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो हम चलते हैं। तो हम अगली स्लाइड पे चल लेते हैं ताकि हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो बेटा एक तो आएगा सोर्स वर्ड, एक आएगा बेटा वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सबस्टांस असली में, है ना। बट ऐसे बोलूँगा तो अजीब सा लगता है, सब्सटेंस बोल दो। एक होता है सिंक, सिंक का टेम्परेचर हम T2 रख रहे हैं, और बेटा हम सोर्स का टेम्परेचर T1 रख रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। सर ये क्या बीमारी है? अभी तुझे समझाता हूँ, देख तुझे मज़ा भी आएगा लेक्चर जब तू समझेगा ना बेटा। देख एक तो शांति से देखना, पहला लेक्चर 1 देखना, तब तुम लेक्चर 2 देखना, तब तो समझ में आएगा। अच्छा ठीक है सर, सोर्स क्या होता है? तो सोर्स मतलब बेटा असली में अगर कारनोट मतलब सॉरी हीट इंजन को काम करना है तो T1 जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सर अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसी कंडीशन है तो भी काम करेगा, बट हाँ कम काम करेगा। अगर जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आउटपुट देगा। अच्छा सर, ठीक है सर। तो सोर्स क्या होगा? एनीथिंग कैन बी अ सोर्स, कैन बी considered as a source which temperatures do not change by drawing any amount of heat, अरे सर मज़ा नहीं आया, मुझे पता है। अब हिंदी में समझ कि बेटा ऐसी हर वो चीज़ जिससे कितना भी टेम्परेचर, कितनी भी हीट ले लो, उसका खुद का टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। हर वो चीज़ क्या होगी? सोर्स। सर हमें समझ में नहीं आया बेटा। मतलब अब तेरे को प्रैक्टिकल समझाऊंगा, मतलब बना के समझाऊंगा, बट तू मेरी बात ये समझ ले कि किसी भी एक ऐसी चीज़ जिससे कितनी भी हीट ड्रॉन कर लो, उसका खुद का टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है।
हर उस चीज़ को क्या बोलेंगे, सोर्स। अभी मैं पूरा फील भी दिलाऊंगा, आगे समझ में आएगा, मतलब हर एक चीज़ समझ में आएगी, ऐसी बात नहीं है प्यारे बच्चों कि आपको समझ में ना आए, बट आपको उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। अच्छा देखो, अच्छा यहाँ तक की बात समझ में आएगी। वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस में बाद में चर्चा करेंगे, उससे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा, है ना। चलो देखो, तो सिंक क्या होगा, सिंक होगा मतलब बच्चों कि इट इज आ सराउंडिंग्स, बेसिकली सराउंडिंग्स ही होती हैं सर, पूरा ढंग से समझाओ। हाँ बेटा, इट इज आ सराउंडिंग विच डू नॉट चेंज इट्स temperature by absorbing any amount of heat है सर। हाँ बेटा, सिंक, सिंक असली में वर्ड जो है ना वो ऐसे बना है, तूने घर पे घर देखा है? हाँ सर। घर में ऐसे सिंक देखी है? हाँ सर। यहाँ नल लगा होता है, नल से यहाँ पानी गिरता है, सिंक देखी है ना? हाँ। अब तो इसमें कितना भी पानी नहीं, तेरा टैप है, टैप कितना भी देर खुला छोड़ दे, बशर्ते है कि तेरी नालियाँ जो हैं वो जाम नहीं होनी चाहिए घर में, मतलब समझते हो, जिनसे वो वाटर वेस्ट बाहर की तरफ निकलता है, वो अगर जाम ना हो तो इसमें कितना भी पानी ज़िंदगी भर डालता रहे, ये सारा का सारा पानी कहीं ना कहीं चला जाएगा, बट इसमें पानी का स्टोरेज नहीं होगा अनटिल अनलेस उसमें कोई कचरा नाटका हो, तो इसको हम सिंक बोलते हैं। तो बेसिकली हमें ऐसे ही ध्यान रखना है कि बेटा सिंक वो चीज़ है जिसको कितना भी, यहाँ पानी दे रहे थे, इसको कितना भी टेम्परेचर दे दो, इसका खुद का टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा जी सर, ऐसी बात। सर एग्जाम्पल तो बताओ। तो एग्जाम्पल देख बेटा, एग्जाम्पल पहला हो गया एटमॉस्फेयर। सर कैसे, अभी समझाता हूँ। देख बेटा, ये तेरा इंडिया, ये थोड़ा सा मैथ में गड़बड़ा होते हुए, क्योंकि इट्स नॉट अ ज्योग्राफी, बट फिर भी इंडिया का है तो बना तो दूंगा थोड़ा बहुत तो। थोड़ा सा कर्व ज़्यादा हो गया, ठीक है, हमने चाइना में ज़्यादा घुस गए तो ये हमने इधर भी पहुंचा दिया, श्रीलंका को अंदर ही लपेट लिया। असली में ये ऐसे होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हमने श्रीलंका को भी लपेट लिया, उधर चाइना को भी लपेट लिया। भाई साहब फिजिक्स के हिसाब से ग्राफ है, उधर चाइना भी लपेट दिया और इधर श्रीलंका भी। अच्छा, बट बात वो नहीं है, बात हमें ये सीखनी है कि भाई साहब अभी तुम्हारी 14 जनवरी 14 जनवरी गई, तो सब लोगों ने, जो पंजाबी लोग हैं, उन्होंने अपनी लोहड़ी का सेलिब्रेशन किया। तो उन्होंने जगह जगह पर एक वो काइंड ऑफ फेस्टिवल है बेटा, उसमें वुडन में आग लगाते हैं। उनके पीछे का एक लॉजिक है, मैं लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट हाँ ऑलमोस्ट इंडिया में बहुत जगह पंजाबी लोग रहते हैं या फिर पंजाबी कल्चर के लोग, तो वो एक साथ एक इवनिंग आज में लगभग 1-2 घंटे के अंदर सब लोग एक साथ जलाते हैं, है ना भाई। ऐसा थोड़ी है कोई 12 बजे जला रहा है, कोई 3 बजे, बेटा इनका कुछ एक टाइम होता है। तो एक साथ इतनी हीट रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, तो अगले दिन क्या गर्मी लगने लग जाती है? नहीं सर, अगले दिन वही टेम्परेचर रहता है। तो इसका मतलब इतनी सारी हीट हमने एटमॉस्फेयर को दी तो भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो यानी एटमॉस्फेयर इज अ गुड सिंक। समझ पाए मेरी बात को? हाँ सर। दूसरा है बच्चों, वी कैन से सी वाटर। सी मतलब समझते हो? अरे हाँ सर, सी वाटर मतलब समुद्र का पानी। बेटा कितना ही तो उसमें गर्म पानी डालता रहे, किनारे पे बैठ जा, आग लगा ले और बार बार पानी गर्म कर, एक बाल्टी और डाल दे, फिर गर्म कर डाल दे, या मतलब बड़े लेवल पे कर ले, तो भी सी का टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं। यानी सी वाटर, यानी सी इज ऑल्सो अ गुड ऑब्जर्वर, मीन्स इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंक। क्या तुझे समझ में आई? हाँ सर। सर ये बता क्यों रहे हो, एटमॉस्फेयर सराउंडिंग क्यों ले रहे हो, ये क्यों ले रहे हो? तो उसको भी तेरे को अंदर लाऊंगा उसके टॉपिक के अंदर। तो बेटा वर्किंग सब्सटेंस मतलब, सर ये क्या होता है? बेटा इट मे बी, वर्किंग सब्सटेंस मतलब एनी सब्सटेंस ऑन विच, बाय विच वी कैन प्रोड्यूस द हीट। एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस by which we produce or we convert, सबसे बढ़िया, produce हटा दो, any substance by which we convert or generate, अरे यार इसको भी हटा दो, generate the heat for do work,
मतलब हर वो चीज़ जिससे काम करने के लिए हीट निकाल पाएँ, वो सब चीज़ क्या हो गई बच्चों, वर्किंग सब्सटेंस। क्या हो गई, वर्किंग सब्सटेंस। यहाँ तक की बात समझ में आई। अच्छा सर, अभी इस रामायण को आगे चलना है। अभी तो मेरा हीट इंजन ये रहा, इसको तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया। अभी मैं तुम्हें फील दिला रहा हूँ कि हाँ भाई ये टॉपिक समझना क्यों है। बेटा तूने क्या करा है, मोटरसाइकिल देखी है? सर मोटरसाइकिल नहीं सर, बाइक बोलो। ओके ले भैया बाइक, बाइक देखी है? हाँ सर बाइक ही देखी है बस। तो बेटा इसमें ये आगे वाला शॉकर, ये टंकी आ गई, ये हैंडल आ गए, यहाँ इंजन आ गया, उस पर ऐसे ब्लेडिंग्स आ गई। सर ये क्या है, मतलब डिज़ाइन। ये बाइक आ गई, और ये तेरी सीट आ गई आजकल की बाइकों की, है ना बेटा, डबल सीट चल रहा है अपन। ये पीछे पहिया आ गया, ये शॉकर आ गए। सर इतनी रामायण क्यों बता रहे हो? बता रहा हूँ देख ढंग से। इस वाले हिस्से को कट कर ले और जूम करके देख ले। जूम, कितना जूम, तू 2x पे देख ले, है ना बेटा। बाइक वैसे मजाक मजाक में अच्छी बन गई है वैसे, एक बात बताऊँ तो। हाँ लाइट तो लगा दे सर, ठीक है, पूरी पक्की बुलेट बनेगी क्या? हाँ सर देख, अब इस वाले हिस्से को झूम देख। तो बेटा ये ऐसा, असली में ये एक से ऐसे करके वो लगी होती है, देखिए तुमने इंजन के ऊपर। इंजन यहाँ होता है, पूरा इंजन होता है, हमें इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर एक व्हील होता है यहाँ बीच में, इसको बोलते हैं फ्लाइंग व्हील। बेसिकली बहुत भारी होता है ना बेटा। और इसके अंदर, अब मैं इसको अंदर ले जा रहा हूँ तो इन लाइनों को हटा दूँ, क्योंकि मैंने अब उसको आधा आधा काट दिया है इंजन को। समझ में आ रहा है, चाकू से काट दिया इंजन को। तो ये ब्लेडिंग दिख तो रही है बट कट गई हैं। क्या तुम समझ पाए भाई साहब? इंजन को आधा आधा काट दिया बीच में से। तो हमने देखा, हमने क्या देखा सर? हमने पाया कि अंदर एक ऐसी करके कैविटी थी, बहुत बढ़िया बेटा, और ये बंद थी। और इसमें एक तरफ तो था यहाँ पर तेरा स्पार्क प्लग है ना, और एक तरफ था तेरा बेटा इंजेक्टर मतलब बेटा जो फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है, फ्यूल प्लस एयर है सर। एयर भी, अरे हाँ लाला, एयर अगर नहीं गई तो बेटा कोई भी फ्यूल जलता ही कब है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो इसलिए एयर को भी इंजेक्ट करता है। अच्छा सर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भाई साहब पिस्टन है। क्या है? पिस्टन है। पिस्टन कैसा सर? ऐसा, एक सिलेंड्रिकल है और इससे एक शाफ्ट जुड़ा हुआ है जो कि एक एंड पर जुड़ा हुआ है इस व्हील के। होता क्या है बेटा इंजन में, देखना आप, ये तो सब रिलेट कर दूंगा मैं तेरे को, एकदम समझ में आ जाएगी। ये जो तेरा इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर, क्या है ये? फ्यूल इंजेक्टर। ये हवा और इसके बहुत बारीक वेपर्स भेजता है अंदर, मतलब फ्यूल भेजता है 10% अप्रोक्स, 90% एयर भेजता है, इंजेक्ट करता है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही इंजेक्ट करता है तो ये स्पार्क प्लग स्पार्किंग जनरेट करता है। इस स्पार्किंग से इसमें आग लग जाती है, पूरा बम, और उसकी वजह से ये दीवार तीनों तो रिजिड है, सारा फोर्स इस पे आ जाता है नीचे वाले पिस्टन पे, और ये पिस्टन नीचे आता है। नीचे आएगा तो बेटा ये रॉड ऐसे घूमेगी, यहाँ आ गया मान ले पिस्टन, देख, है ना, तो रॉड ऐसे हो जाएगी। फिर और नीचे आ गया मान ले तो रॉड ऐसे हो जाएगी। समझ रहा है? देख 3D व्यू बन गया, है ना। ये ऐसे इस ब्लास्ट की वजह से नीचे आया तो इस पहिए से ये जुड़ा हुआ था यहाँ से, तो इस पहिए को यहाँ पे इसने घुमाया, और ये व्हील है, इसको फ्लाइंग व्हील बोलते हैं। इसी से बेटा आगे गियर्स जुड़े होते हैं और इसी से चेन जुड़ी होती है। चेन मतलब समझ रहे हो, हायाबूसा नहीं चला रहे हो तो इंडियन बुलेट तो चेन पे चलती है, बट हायाबूसा तो बेल्ट पे चलती है, एक्टिवा भी बेल्ट पे चलती है। तो कोई भी ट्रांसमिशन चीज़ जो कि पीछे वाले व्हील तक पावर को ट्रांसमिट कर रही है। तो यहाँ तक तो ये आया नीचे, फिर ये व्हील एक बार जब मोमेंटम में आ गया तो ये अपने आप इसको ऊपर ले आता है बिकॉज ऑफ मोमेंटम। फिर वही वेपर्स आते हैं, फिर ब्लास्ट होता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये खच खच, तो इंजन चलने लग जाता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, क्योंकि ये पावर ऊपर से दबाने की पावर फ्यूल देता है और ऊपर जाने की पावर ये मोमेंटम देता है। तो इस तरह से व्हील वो एनर्जी ट्रांसमिट होने लग जाती है पिछले वाले व्हील तक। ये होती है तेरी वर्किंग इंजन की। क्या तुझे समझ में आई? तो तू ये जानता है कि सारा का सारा पेट्रोल जो भी तू सारा पेट्रोल डालता है, क्या वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं सर, नहीं, क्योंकि इंजन गर्म होता है, साइलेंसर गर्म होता है, ये वाला इंजन गर्म होता है, ये हीट रेडिएट करता है टू द सराउंडिंग्स। किसको करता है बच्चों? सराउंडिंग्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया था? एटमॉस्फेयर। सराउंडिंग में क्या होता है भाई? पानी में थोड़ी चलाता बुलेट,
तू हवा में चलाता है, रोड पे चलाता है, तो बेटा एटमॉस्फेयर में चली जाती है हीट। सर हम पानी वाली नाव चलाते हैं पेट्रोल इंजन से, तो वो हीट किस में चली जाती है? कुछ एटमॉस्फेयर में चली जाती है और कुछ पानी में ही चली जाती है। क्या तू नाव चला चला के पानी गर्म कर देता है समुद्र का? नहीं। क्या तू बाइक चला चला के गर्मी ला देता है कि एटमॉस्फेयर में? नहीं, क्योंकि वो सिंक है। तो जो बात समझ में आ गई होगी आई होप, है ना बच्चों। अब आ जाए इस पे। तो बेटा ये सोर्स क्या है? हर वो चीज़ इससे हमने हीट ड्रॉन करी जिसका नाम रखा Q1, मतलब कोई भी हीट ड्रॉन करी, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर है, क्योंकि T1 जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T2। क्या तुम्हें समझ में आ गई? T2 कौन है? सिंक है। सिंक का टेम्परेचर तो नॉर्मल होता है 27 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री, 32 डिग्री, 40 डिग्री, 44 डिग्री गर्मियों में। बट पेट्रोल जब जलता है तो उसका टेम्परेचर तो 1600 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो उसके कंपेरिजन में 44 डिग्री आ गई सर। तो बेटा ये तेरी सिंक हो गई जहाँ तू हीट को रिलीज़ करेगा। तूने क्या करा बच्चे? तूने वर्क किया, वर्क तेरे को मिला, तूने हीट रिलीज़ कर दी, मतलब तूने नहीं इंजन ने हीट रिलीज़ कर दी Q2। किसको? सिंक को। सिंक मतलब हाँ, तो W की वैल्यू आ गई बेटा, Q1 ली और उसमें से Q2 वेस्ट कर दी, तो जो बची वो किस में कन्वर्ट हो गई? वर्क में। किस में कन्वर्ट हो गई प्यारे बच्चों? वर्क में। बेसिकली ये लिखना है और ये डायग्राम बनाना है। तो ये हमको आउटपुट मिल रहा है बेटा। इंजन अगर काम करके दे तो पॉजिटिव वर्क, और हमें इंजन पे काम करना पड़े तो दैट इज नेगेटिव वर्क। मैंने कल आपको सिखाया था, एक्टिवा बैठ के घर से अगर स्कूल पहुंच जाओ तो एक्टिवा ने काम करके दिया, और अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो एक्टिवा को आपको खींच के ले जाना पड़ेगा। तो आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तो मीन्स दैट इज नेगेटिव, और इंजन अगर आपको काम करके दे तो दैट इज पॉजिटिव। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी आई होप। फिर आपको स्कूल में क्या लिखना है? ये चित्र बना देना है सुंदर सा, और पहले सोर्स के बारे में सोर्स हेडिंग डाल देनी है, और वहाँ लिख देना T1 टेम्परेचर, 3 लाइन में इसको डिस्क्राइब कर देना है। फिर दूसरा चीज़ सिंक लिख देना है, उस पर T2 टेम्परेचर डालना, उसको डिस्क्राइब कर देना है इन योर ओन वर्ड्स। और तीसरा बेटा वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस में बेसिक एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, इनको लेते हुए 3 लाइन यहाँ लिख देनी। सर कहाँ से लिखेंगे 3 लाइन? ये लिखी हुई देख 3 लाइन, समझ में आया? इसको थोड़ा सा थोड़ा और फैला के लिख देना ताकि तेरे मार्क्स ना कटे। क्या तुझे समझ में आ गई बच्चे? हाँ ना बोलो यस सर। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गई भाई साहब, ये तो हमने ऐसे ही बनाया था। अब हम बिल्कुल नए पेज पे चलते हैं। तो सर कुछ एफिशिएंसी, हाँ बेटा एक वर्ड आएगा जो कि बहुत धुरंधर वर्ड है, एफिशिएंसी। क्यों है सर धुरंधर? क्योंकि एक तो इसका सिंबल है ईटा। बेटा इसको टीचर्स नीटा भी बोलते हैं, बट हाँ असली वर्ड इज ईटा, ठीक है। ईटा इज द, सर ईटा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी फ्लूइड डायनेमिक्स में। ऐसा तेरी जिंदगी में बार बार होगा कि एक ही सिंबल कभी तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बन जाएगा, कभी तेरा ईटा बन जाएगा, ईटा मतलब एफिशिएंसी बन जाएगा, कभी कुछ और, तो कभी हाँ शेयरिंग मॉडुलस बन जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सिंबल को हम बहुत जगह बहुत तरीके से यूज़ करेंगे। नाम क्या हो गया बच्चे इस सिंबल का? ईटा, ठीक है। आ जाओ, तो अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी मतलब क्या? एफिशिएंसी का मतलब समझ बेटा कि 2 लड़के थे, साइज से दिख रहा होगा ये सुक्कड़ मोटू, तो बेटा दोनों को 2-2 रोटी खिलाई, 2 रोटी दोनों को, इसको भी और इसको भी। और मान लो इसने ज़्यादा काम करके दिया, मीन्स काम मतलब समझ गए, ज़्यादा वर्क डन। क्या करके दिया बच्चों? वर्क, ज़्यादा वर्क, समझ में आया? इसने पूरा मतलब इसने वर्क ज़्यादा किया, डू मोर वर्क। और इसने खाया ज़्यादा, काम किया कम, लेस वर्क। तो बेटा दोनों को हम लोगों ने सेम चीज़ खिलाई थी, एक ने ज़्यादा काम किया, मीन्स इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी एफिशिएंसी कम है। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, एफिशिएंसी मतलब कितना तुमने हीट को, अब इंजन की फॉर्म में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? कितना तुमने हीट लिया सोर्स से और कितना उसको वर्क में किया। वेस्टेज कम किया मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा, वेस्टेज ज़्यादा किया इसका मतलब, जल्दी से बोलो वहाँ पे बैठे बैठे मेरे साथ साथ, एफिशिएंसी कम, है ना बेटा। तो अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। अब तो मैं समझ में आ गया उस एग्जांपल से। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है बेटा कितनी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट करी, मतलब इस चीज़ को पीछे, हाँ ठीक है आगे ही चलते हैं। तो बेटा असली में एफिशिएंसी का फॉर्मूला हुआ कि वर्क कितना करके दिया, वर्क डन, और कितनी एनर्जी ली। तो बेटा कितनी एनर्जी ली थी हमने पीछे? Q1 ली थी, देखो यहाँ पर
ओहो, इससे एक और पीछे, तो Q1 और पीछे, सॉरी। तो बच्चों अब आप तुम समझ चुके हो कि हमने कैसे करा था, है ना, इसमें देखना बहुत भारी है। तो बेटा हमने सोर्स से Q1 एनर्जी ली थी और कितना वर्क डन किया सर? वर्क डन जो था वो था सर Q1 माइनस Q2 के बराबर अपॉन Q1। तो सर क्या हम इसको और किसी फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ बेटा, सेपरेट कर दे Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो तू यहाँ से ये पाएगा कि यहाँ पे तो 1 आ गया, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, Q2 अपॉन Q1। तो ये तेरा आ गया किसका फॉर्मूला बच्चे? एफिशिएंसी का। ठीक है बेटा? हाँ सर, है ना बच्चों? अच्छा, तो सर यही फॉर्मूला होता है। अभी के लिए ये याद कर ले, बट इसमें T2 अपॉन T1 भी हम ऐड ऑन कर देंगे। तो बट वो कैसे करेंगे, तो उसके पीछे लॉजिक होगा, तो सब चीज़ लॉजिकली बताई जाएगी। अभी एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया ये। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, नो इंजन हैज़ efficiency 100%। यानी ऐसा कोई इंजन, चमत्कारिक इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। रियल में, असली में ऐसा कोई इंजन नहीं है। बट हमने एक आइडियल इंजन बनाया है। आइडियल इंजन बच्चों, आइडियल वर्ड तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आइडियल इंजन मतलब जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाए? 100%। सर ऐसा कोई इंजन होता ही नहीं है, आपने तो बताया। तो हाँ बेटा, आइडियल चीज़ होती ही नहीं है असली में, है ना। आइडियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, समझ गए? तो इसका नाम जो हमने रखा, अलग नाम रख दिया, दैट इज़ कॉल्ड कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन। तो बेटा कार्नोट इंजन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि यार वो आइडियल इंजन है, उसकी एफिशिएंसी कितनी? 100%। असली में कार्नोट इंजन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बट सर फिर पढ़ा क्यों रहे हो? तो वो मैं बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियोज़ में कि बेटा हमें आइडियल वर्ड को क्यों यूज़ करना पड़ता है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इंजन, रियल इंजन। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई सब बच्चों को? हाँ सर। अब हम बात करेंगे बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। किसकी? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों मैंने ये दोनों स्टेटमेंट लिख ली हैं। दो स्टेटमेंट नहीं है, असली में स्टेटमेंट तो एक ही है। चाहे तो ये याद कर लो, चाहे तो ये याद कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब एक ही बात को कहने के दो डिफरेंट तरीके हैं बच्चों। क्या हैं? दो डिफरेंट तरीके। ठीक है सर, कैसे कैसे तो मैं वो समझाऊंगा। पहले तो मैंने बुक की लैंग्वेज लिख दी है जो तुम्हें स्कूल में लिखनी है, बट इसका मतलब क्या है वो मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बता ही देता हूँ कि ऐसा कोई इम्पॉसिबल है ऐसा कोई इंजन बनाना जो कि सारी एनर्जी को वर्क में बदल दे। मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाए बच्चों? 100%। बाकी तुम लिखा हुआ तो पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके पढ़ लो। इस पूरे का मतलब ये है। और यहाँ पर ये मतलब है कि बेटा जैसे मान लो ये आइस क्यूब है। सर आइस क्यूब बोलते ही हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं। नहीं, वहाँ तक नहीं जाना है। मान लो आइस क्यूब है बच्चों, और ये मान लो कोई भी एक चीज़ है ना बच्चों, जो कि गर्म है ना, जिसका टेम्परेचर है मान लो 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है हीट यहाँ से यहाँ अपने आप फ्लो हो जाएगी। बट क्या हम यहाँ से हीट को यहाँ पहुँचा सकते हैं? मतलब इसकी हीट को निकाल कर इसमें तो ये और ठंडा हो जाए, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो हमें उसके लिए एक्सटर्नल मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। सर कैसे? उसी का नाम होता है बेटा फ्रिज। फ्रिज होता है ना, फ्रिज होता है ना घर में, फ्रिज, वो फ्रिज। तो बच्चों यही सब चीज़ लिखा। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मतलब जो खुद कर ले, हमें ना करना पड़े, वो खुद कर ले। सेल्फ एक्टिंग मशीन जो कि कहीं से बाहर से नहीं करे, एक्सटर्नल एजेंसी से कोई काम ना करे, और हीट को कोल्ड बॉडी से कहाँ पहुँचा दे? हायर टेम्परेचर तक। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हायर से कोल्डर की तरफ तो हीट फ्लो हो जाएगी, वो तो हमने पढ़ लिया है। क्या कोल्ड से हायर की तरफ पहुँच जाएगी? नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं, इन दोनों में से कोई एक लिख कर आते हो तो काम चल जाएगा। तो क्या तुम्हें दोनों स्टेटमेंट समझ में आई? तो दूसरी वाली तुम्हें, मुझे पता है, थोड़ी सी कम भेजे में बैठेगी, तो दूसरी वाली का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ। देखो तो बेटा अब मैं आपको फ्रिज की वर्किंग सिखा रहा हूँ। सर क्यों सिखा रहे हो? तो बच्चों इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि बेटा ये तुम्हारा फ्रिज है। ठीक है बच्चों, ये रहा, है ना। ठीक है सर, ये तुमने फ्रिज देख लिया? हाँ सर। अब ये इसका हो गया वो ढक्कन। क्या हो गया? ढक्कन। अच्छा ये
छोड़ो, मैं अपने हाथ से बना देता हूँ। ये बन गया, अरे भाई ये बन गया फ्रिज का ढक्कन। ये हो गया, ये उसकी ड्रॉज हो गई फ्रिज की, ढक्कन में डोर में जो होती है। और ये तुम्हारे काम की चीज़ हो गई क्या, चिलर है ना। पीछे की तरफ भी है फ्रिज, ऐसे नहीं है ना बच्चों, ऐसे है। ये फ्रिज के डब्बे हैं, ये उसके पैर हो गए, सर फ्रिज के पैर, अरे मतलब समझ गए ना, स्टैंड हो गए। ये तुम्हारा फ्रिज हो गया। सर यहाँ भी तो बनाओ, यहाँ तुम फालतू की चीज़ें होती हैं, सब्जी वब्जी। मेन काम की चीज़ हो गई एक तो चिलर, सारे बच्चे, और एक यहाँ पर भी कुछ बोतल्स हम रख सकते हैं। सर पानी की है, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम वर्किंग समझते हैं। तो सर इसके पीछे की तरफ कैसा दिखता है फ्रिज, तो पीछे की तरफ बेटा ऐसा दिखता है फ्रिज। सर ये क्या है, देखना अभी तुम्हें समझ में आएगा सब। ये पीछे का पोर्शन है, फ्रिज के पीछे का पोर्शन, ठीक है बच्चों। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। इसमें क्या होता है, एक पाइप लगा रहता है ऐसे करके, है ना बेटा, ये ऐसे करके पाइप लगा होता है। सर हमने तो नहीं देखा बेटा, नए ज़माने में इसको अंदर कर देते हैं, कवर कर देते हैं, या पुराने ज़माने मतलब 2-5 साल पहले के फ्रिजों में ऐसा चलता था। और ये पाइप जुड़ा होता है बेटा एक गोल कंप्रेसर से, कंप्रेसर, है ना। और ये पाइप फिर यहाँ जाता है अंदर, ये सब पीछे होता है फ्रिज के। और ये पाइप इसकी दीवार में ऐसा 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 करके घूमता है। देखा होगा तुमने, फ्रिज की दीवारें मोटी होती हैं, है ना। और चिलर में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, मतलब चारों तरफ होता है, यहाँ भी, है ना बेटा, यहाँ भी ये पाइप है यही, और यहाँ पर भी गेट में भी होता है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं बच्चों। जब हम कभी भी, ध्यान रखना, एयर को हाई प्रेशर से रिलीज करेंगे तो एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। द मीनिंग इज, when we release the air by the help of any jet from high pressure to low pressure, then the air will be expand and that uses its internal energy itself. अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी को यूज़ करती है और अपना खुद का टेम्परेचर कम हो जाता है। सर कैसे, देखो बच्चों, देखो तुम्हें समझ में आएगा बेटा। ये है हाथ, ये है मेरा मुंह। अगर हम इसमें ऐसे करें, करके देखना भी, तो तुम्हें गर्म लगेगा। और सेम अगर मैं इसको ऐसे करूं, तेज हवा दूं ऐसे करके, माउथ की ओपनिंग को स्मॉल रख के अरे ऐसी आ गई, तो हमें ठंडी लगेगी। जबकि हवा दोनों अंदर से आ रही है और दोनों का हवाओं का टेम्परेचर सेम है। जब मैं ओपनिंग छोटी रख रहा हूँ तो मैं उसको प्रेशराइज करके फेंक रहा हूँ बाहर की तरफ, तो वो एक्सपेंड हो रही है, इसलिए वो खुद की इंटरनल एनर्जी यूज़ कर रही है, तो उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है और हमें हथेली पे ठंडा लग रहा है। बट जब हम ऐसे कर रहे हैं तो कोई प्रेशराइज एयर नहीं है, तो इसका मतलब तो वो हमें गर्म लग रही है। तो देखो, इतनी सी सिर्फ बॉडी से ही हम 6 से 7 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस ला पा रहे हैं, तो समझ गए होंगे कि कंप्रेसर क्या करता है बेटा, एयर को कंप्रेस करता है। इसमें जो भी कूलिंग गैस होती है उनको कंप्रेस करता है, और यहाँ पर एक छोटा सा जेट होता है, उसको हाई प्रेशर से इस पाइप में छोड़ता है। तो उससे क्या होता है, इस एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है और ये एयर इस पाइप के थ्रू पूरे फ्रिज में घूमती है। अब तुम तो गए बाजार, तुमने देखा कि भैया एक एप्पल ला के रख दो, ये मस्त सा एप्पल ला के रख दिया और ढक्कन कर दिया बंद। तो कंप्रेसर में यहाँ पर सेंसेस लगे होते हैं, हीट सेंसेस। वो ये देख लेते हैं कि यार फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि ये एप्पल गर्म है। तो क्या करते हैं, कंप्रेसर को सर्किट होता है वहाँ पे, कंप्रेसर को आदेश मिलता है कि बेटा चालू हो जा। ये चालू होके ठंडी ठंडी हवा इधर से हाई प्रेशराइज्ड हवा को इसमें छोड़ता है, जिससे एयर का प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और ये इसमें घूमती है। तो अपने आप हीट जो है यहाँ से निकलकर चारों तरफ रिलीज़ होती है और थोड़ी देर बाद एप्पल क्या हो जाता है बच्चों, ठंडा हो जाता है। और तुमने देखा होगा जैसे तुम कोई गर्म चीज़ रखते हो तो कंप्रेसर बार बार स्टार्ट होता है, खट खट ऐसे आवाज़ आती है पीछे से, बहुत थोड़ी सी। तो वो क्यों आती है, क्योंकि जब तक इसके टेम्परेचर को वो फ्रिज के बाकी सबके टेम्परेचर के बराबर ना आ जाए, जब तक कंप्रेसर बार बार यही काम करता है। तो गैस यहाँ से हीट एब्जॉर्व कर और इस पाइप में जुड़ जाती है और फिर इस पाइप के थ्रू वो ऐसे घूम कर आती है। तो सर ऐसे क्यों करा है, ऐसे इसलिए करा है बेटा, अगर सीधे जोड़ देते तो सिर्फ इतना सा एरिया काम आता। ये कॉपर वायर होती है, कंडक्टिंग, हाईली कंडक्टिंग वायर,
हाईली कंडक्टिंग वायर। तो ये क्या करती है बेटा, क्योंकि अंदर से हीट लेके आई है तो गैस गर्म है, तो बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हीट अपने आप इसमें से रिलीज होकर कहाँ चली जाती है, सराउंडिंग्स में। कहाँ चली जाती है, तो इसका एरिया बढ़ाने के लिए इतना लंबा वायर लिया, तो अपने आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते गैस नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है, और फिर ये इसको फिर कंप्रेस करके फिर करता है। दिस इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस एंड कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। तो इसकी वजह से हमें ये पता चला कि ये सेकेंड लॉ। अब इसमें अनएडेड एजेंसी कहाँ गई, ये रही अनएडेड एजेंसी। मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पर बेटा ये असली में कंप्रेसर काम कर रहा है, बट कंप्रेसर के बिजली का बिल कौन भर रहा है, तुम। और तुम इस फ्रिज में इस एप्पल को ठंडा करने के लिए दिन भर काम कर रहे हो ताकि तुम्हें बिजली का बिल देना पड़े। तो बेसिकली हम काम कर रहे हैं तो ये चीज़ ठंडी हो रही है। क्या फ्रिज अपने आप ठंडा कर सकता है बिना बिजली के? नहीं सर। क्या तुम्हें समझ में आ गया कि हमें एक्सटर्नल काम करके हम ऐसा करते हैं, बाकी खुद फ्रिज ऐसा नहीं कर सकता। यही बात वो समझाना चाहता था स्टेटमेंट में। अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे आइडियल इंजन के बारे में। किसके? आइडियल इंजन। क्या नाम था, जल्दी से बोलो। आइडियल इंजन, दैट इज द नेम इज कार्नोट इंजन। किसके बारे में बात करेंगे? कार्नोट इंजन के बारे में बात करेंगे, है ना। कार्नोट इंजन के बारे में बात करेंगे। कार्नोट इंजन आइडियल सब्सटेंस पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन आइडियल सब्सटेंस, आइडियल गैस, आइडियल सब्सटेंस। इट वर्क्स ऑन आइडियल सब्सटेंस, है ना। अच्छा, इसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो आइडियल होता है। और एक और चीज़ बेटा, एफिशिएंसी यहीं पे लिख देता हूँ कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, कार्नोट दो लगा लो, एक लगा लो, कार्नोट इंजन एफिशिएंसी डजंट, एफिशिएंसी लिखना था मुझे, एक सी और आएगा, एफिशिएंसी डजंट डिपेंड्स ऑन वर्किंग सब्सटेंस। मतलब वर्किंग सब्सटेंस पे काम ही नहीं करती वर्किंग सब्सटेंस। सर ऐसा कैसे? वही तो है आइडियल, है ना बेटा। उसको मतलब ही नहीं है कि आप वर्किंग सब्सटेंस क्या यूज़ कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। इसको बोलते हैं कार्नोट इंजन। ठीक है सर, अब आगे चलो। तो बेटा कार्नोट इंजन को समझने के लिए हमें डायग्राम समझने पड़ेंगे। सर कैसे? तो थोड़ी चर्चा करते हैं बच्चों, कार्नोट इंजन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, देखें ध्यान से। इसमें मैं ऐसे करके 3 पैड बना लेता हूँ, 3 मतलब स्टेशन बना लिए। बच्चों इसको मैं बार बार नहीं बनाऊँगा, मैं इसे यहीं पे बना के छोड़ रहा हूँ ताकि आप इन्हीं के रेफरेंसेस से आगे समझेंगे। ठीक है, 3 बना लिया। अच्छा सर, एक का नाम होता है बेटा, यहाँ होता है सोर्स। बेटा बुक्स में इसको रिजर्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक्स में रिजर्वायर भी बोलते हैं। रिजर्वायर मीन समथिंग विच रिजर्व्स द थिंग। मतलब ये क्या रखता है? हीट रिजर्व रखता है रिजर्वायर, है ना। रिजर्वायर मतलब कुछ रखे अपने पास। ये हो गया बेटा इंसुलेटेड पैड, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो ना हीट लेगी ना हीट देगी, मतलब बेसिकली इंसुलेटेड। मतलब इंसुलेटेड किसके लिए? हीट के लिए। ना हीट लेगा ना हीट देगा, ये हीट देगा। और यहाँ पर होती है बच्चों वर्ल्ड फेमस सिंक, जिसका टेम्परेचर T2। तो बता दो T2 ज़्यादा कि T1 ज़्यादा? सर अगर इंजन से काम कराना है तो T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2। क्या तुम्हें समझ में आई? हाँ, दोनों का टेम्परेचर बराबर ही हो जाए तो हीट का फ्लो नहीं होगा ना बेटा। अच्छा ये बात। हाँ, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं। ये आ गया तुम्हारा सिलेंडर। क्या आ गया बच्चों? सिलेंडर, है ना। ये सिलेंडर आ गया। अच्छा सर, अब इस सिलेंडर को पूरा बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें एडिटिंग कर देता हूँ कि यहाँ से ये काला कर देता हूँ इसको, ताकि तुम्हें समझ में आएगा अच्छा भैया पिस्टन भी है। हाँ बेटा, है ना बेटा। वापस आ जाते हैं अपने ओरिजिनल थिकनेस पे। हाँ सर, इसमें पिस्टन है। हाँ है बेटा। अब समझना बच्चों, ये पिस्टन है, इसमें कोई गैस भरी हुई है। सर क्या इसकी गैस की नेचर पे एफिशिएंसी डिपेंड करती है? नहीं बेटा, है ना। कोई भी गैस भरी हुई है, ठीक है, गैस है, कोई भी वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है सर। अब क्या होता है बेटा, इसको समझने के लिए हमें साथ साथ में स्टडी करनी पड़ेगी ग्राफ की भी। तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। बेटा आपको ये अलग अलग बनाना है कॉपी में, बट यहाँ मैं एक साथ बना रहा हूँ तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना बच्चा।
है ना, ये बना दिया। तो बेटा अब इसमें मार्किंग ले लेते हैं अलग अलग कलर से। देखें ध्यान से प्यारे बच्चों, इस वाले एक्सेस पे ले लिया प्रेशर को और इस वाले एक्सेस पे ले लिया वॉल्यूम को, है ना बेटा। ये हो गया 0। ध्यान सुनना, तभी तो तुम्हें मज़ा आएगा बेटा। ग्राफ और इसकी स्टडी को एकदम सेम टाइम पर समझा रहा हूँ ताकि दोनों क्लियर हो जाएं, है ना बच्चों। तो अब देखो इसमें क्या क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ पहला स्टेप 1, ये भी लिखते जा रहा हूँ बेटा। इसको एक साथ पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लो अभी जो है वो P है, कॉमा वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, कुछ P है। अभी कोई भी चीज़ है, प्रेशर कुछ ना कुछ है, वॉल्यूम कुछ ना कुछ है, टेम्परेचर कुछ ना कुछ है। सर ऐसा क्यों? अरे भैया वॉल्यूम नहीं रखेगा तो इसमें गैस नहीं होगी, और गैस नहीं होगी तो फिर तू कर क्या रहा है ना। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर, कुछ ना कुछ वॉल्यूम। तो यानी प्रेशर की हम लोग वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट है ए जिस पर है। अच्छा देखना, तो पहला स्टेप 1 होता है बेटा, इनके नाम भी लिख लेते हैं। इसको मैं बोलूँगा ए, इसको बोलूँगा बी, इसको बोलूँगा सी और इसको बोलूँगा डी। तो स्टेप 1, पुट ए ऑन बी, मतलब सिलेंडर को उठाकर रखते हैं सोर्स पर। तो जैसे ही बेटा इसको उठाकर इस पर रखते हैं, ध्यान सुनना बच्चों, इसकी ये तीनों, ये पिस्टन और ये साइड की वॉल, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये तीनों क्या हैं बेटा? एडियाबैटिक हैं। क्या हैं बच्चों? एडियाबैटिक, मतलब कोई हीट अलाउ नहीं करेंगे। और ये सुपर कंडक्टिंग है। क्या है बच्चों? सुपर कंडक्टिंग, मतलब बेसिकली वी कैन कॉल इट डाइथर्मिक वॉल। शुरू के लेक्चर में बताया था, है ना बेटा, डाइथर्मिक वॉल। और ऐसा समझ लो वैसे तो इसमें देखो अलग अलग टीचर्स अलग अलग समझाते हैं। वही समझाते हैं इस पर कुछ वेट रखा है, उस वेट को हम हटा रहे हैं जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर जा रहा है। कुछ टीचर अलग हिसाब समझाते हैं, तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। आप ये मत जाना इसके पीछे बहुत सारी फिजिक्स है, बट हमें अननेसेसरी उसमें कोई काम ही नहीं है, इसीलिए मैं उसको नहीं समझा रहा हूँ। तो पहले इसको उठा के इस पर रखा। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये T2 बहुत ज़्यादा है इसका T से, तो ये हीट इसको देता रहेगा और इसका पिस्टन, इसमें टेम्परेचर आता रहेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ती रहेगी, तो इस पर प्रेशर पड़ेगा और जिसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर शिफ्ट होगा। तो जब मैंने इसको इस पर रखा तो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर जब तक बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक पिस्टन ऊपर जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ पे प्रेशर हो गया P1, वॉल्यूम हो गया V1 और टेम्परेचर हो गया T1 इस जगह पर। जैसे हमने इसको इस पर रखा तो इसका टेम्परेचर भी कितना हो गया बच्चों? T1। तब पिस्टन रुक जाएगा क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ गैस नहीं होगा। आर यू गेटिंग? मैं बात समझ रहे हो, है ना बच्चों? अच्छा, तो हुआ क्या सर? पिस्टन खिसका, तो सर इसको अलग अलग कलर लेते जाओ। हाँ बेटा ले, ये ऐसे गया, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, ऐसे गया, यहाँ जाके बात रुकी। ठीक है बेटा, तो सर यहाँ क्या हुआ? तो यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँचे और यहाँ पे प्रेशर हो गया V2, वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर अभी भी वही रहा। क्यों सर? क्योंकि बेटा हमने एक्सपेंड होने का मौका दिया। भाई हमने हीट देते गए, एक्सपेंड होता गया। इसकी वजह से इसका वॉल्यूम तो बढ़ा, देखो यहाँ से यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये हो गया, वॉल्यूम तो बढ़ा, बट प्रेशर देखो यहाँ पर ये था और यहाँ पर ये है, प्रेशर घटा, इसका मतलब ये क्या हुआ है बच्चों? और टेम्परेचर सेम रहा, इसका मतलब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। सर कैसे पता आपको आइसोथर्मल है? बेटा आइसोथर्मल मतलब इन दैट काइंड ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेसेस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहा? सर इसने तो हीट दी थी। बेटा वो फैल गया, भाई गैस पिस्टन ऊपर जाता रहा, इसका मतलब वो गैस अपनी ही इंटरनल एनर्जी यूज़ कर रही है। जो हीट हमने दी उसको उसने पिस्टन को खिसकाने में यूज़ कर लिया, इसलिए उसका टेम्परेचर सेम रहा। हाँ ना बोलो बच्चों, आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। स्टेप 2 क्या करेंगे सर? पुट ए ऑन सी। अब हम इस पिस्टन को यहाँ जो रखा था इसके ऊपर, जब टेम्परेचर सेम हो गया तो अब पिस्टन खिसक नहीं रहा था तो हमने इस पर रख दिया। तो अब क्या हुआ बेटा कि अब हम इसको फास्ट एक्सपेंड होने देंगे। देखो तीन तरफ से तो पहले ही एडियाबैटिक और नीचे से इंसुलेटेड है, मतलब नीचे वाला प्लेटफॉर्म भी क्या है? एडियाबैटिक। जैसे ही मैंने इसको रखा अब हीट कहीं रिजॉल्व नहीं होगी, कहीं यूज़ नहीं होगी। बेटा यहाँ से हीट पहले इसमें जा रही थी, पहले इससे इसमें जा रही थी, तो इसके ऊपर जा रहा था। अब हमने क्या करा?
कि इसको उठा के यहाँ रख दिया तो नीचे से भी इंसुलेटेड यानी एडियाबैटिक सब तरफ से, तो अब क्या होगा, पिस्टन बहुत फास्ट ऊपर जाएगा। देखो टीचर्स इसको बहुत अलग अलग तरीके से समझाते हैं, तो बच्चों आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आप वो पढ़ो जो आपको समझ में आए, जिससे आप क्वेश्चन कर पाओ। तो अब जैसे ही हम बेटा इसमें ये है स्लो प्रोसेस, मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, बताने को बताया जा सकता है बट वो अननेसेसरी कुछ मीनिंग नहीं है। और जब हम ए और सी में रखते हैं तो स्लो प्रोसेस है, और ये होता है बेटा फास्ट प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस का मतलब बच्चों तुम लोग जानते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है। स्लो प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और बेटा स्लो प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना बच्चों, बताया था ना मैंने अभी इससे पिछले वाले लेक्चर में। लेक्चर पिछले वाला पहले देखना, तब जाके चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। तो हम इसको एक्सपेंड होने देते हैं, और ये फास्टली एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से बेटा वॉल्यूम बहुत, प्रेशर बहुत तेज़ी से गिरता है, और वो यहाँ पर पहुँच जाता है एट द पॉइंट बी सी। तो बेटा कम हुआ बट हाँ वॉल्यूम तो बढ़ा, तो है तो एक्सपेंशन, बट कौन सा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्योंकि बच्चों मैं ये वन शॉट बना रहा हूँ, है ना, तो इसलिए इतना इन डेप्थ नहीं बता रहा हूँ। बाकी तुम्हें इसमें कोई क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं होगी। बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अच्छा ठीक है, फिर क्या होता है बेटा, वॉल्यूम यहाँ तक पहुँच चुका होता है, हाँ सर, और प्रेशर यहाँ तक हो चुका होता है। फिर हम स्टेप 3 लेते हैं। कौन सा स्टेप लेते हैं बेटा, स्टेप 3। क्या लेते हैं सर, स्टेप 3 लेते हैं क्या लेते हैं सर, स्टेप 3 लेते हैं। पुट ए ऑन डी। ये क्या होगा सर, जैसे ही इसको उठा के अब इस पर रखेंगे तो बेटा ऑब्वियस है इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिस्टन अब सरक रहा था, बहुत तेज़ी सरक गया। उसने सरकने के लिए मतलब शिफ्ट होने के लिए, नॉट सरकना, शिफ्ट होने के लिए उसने खुद की इंटरनल एनर्जी यूज़ करी, यानी उसका खुद का टेम्परेचर गिरने लगा होगा। हाँ सर, तो बेटा जैसे ही हमने सिंक पे रखा, बट हाँ इससे ज़्यादा होगा, तो जैसे ही हमने इस पूरे सिस्टम को उठा के इस पे रखा, तो तीनों तरफ से तो एडियाबैटिक है, बट नीचे वाली सुपर कंडक्टिंग वॉल है, तो वो हीट इसको दे देगी, किसको दे देगी, सिंक को दे देगी। किसको दे देगी बेटा, सिंक को दे देगी, और पिस्टन नीचे आने लगेगा। और पिस्टन अगर नीचे आने लगेगा तो ये वॉल्यूम घटने लगेगा, वॉल्यूम घटने लगेगा तो ये ग्राफ बेटा ऐसे आएगा। हाँ सर, तो बेटा अब हम यहाँ पहुँच गए डी पॉइंट पर। यहाँ पे सर आपने लिखा ही नहीं, तो बेटा यहाँ पे ये हुआ कि P2 P3 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, और T2 हो गया। सर एडियाबैटिक में क्या तीनों चेंज होते हैं? द आंसर इज यस। यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसलिए आइसोथर्मल। यहाँ से यहाँ तक बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों ही चेंज होते हैं, बट डेल क्यू चेंज नहीं होता। इट डू नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट, बाकी सब होता है। तो बेटा अब यहाँ से यहाँ आए तो बेटा धीरे धीरे आए। देखो ये और ये वैल्यू में, यहाँ प्रेशर की वैल्यू ये है और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू ये है, तो बेटा बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ा दबाने से। इसका मतलब ये वाली लाइन शो कर रही है आइसोथर्मल कंप्रेशन। सर कंप्रेशन, बेटा गैस कंप्रेस हो रही है ना बेटा, पिस्टन नीचे आ रहा है ना बेटा। अच्छा सर, तो सर यहाँ पे यहाँ के डेटा को लिख दो। सर यहाँ का डेटा लिखा गया प्यारे बच्चों कि P4 प्रेशर चेंज हो गया, V4 वॉल्यूम भी चेंज हो गया, और टेम्परेचर, ये कॉमा है बच्चों, है ना, कंफ्यूज मत होना, ये 4 और यहाँ पर आ गया बेटा T2। सर क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं। प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे? हाँ होंगे। अब इसके बाद फिर क्या करा बेटा, स्टेप 4 लिया गया। क्या स्टेप 4? ये इसका ये वाला इसमें आ जाएगा इस जगह पे, है ना बेटा। स्टेप 4, सर स्टेप 4 क्या है? पुट ए ऑन सी। मतलब पहला उठा के इस पे रखा एक ग्राफ, फिर उठा के इस पे रखा दूसरा ग्राफ, फिर उठा के इस पे रखा तीसरा ग्राफ, फिर उठा के इस पे रखा। तो बेटा फिर क्या हुआ कि कंप्रेशन हुआ, है ना, और ज़्यादा तेज़ी से गैस कंप्रेसर। ऐसा क्यों हुआ बेटा, उसके लिए ना वीडियो बड़ा हो जाएगा। बाकी हाँ कोई ज़्यादा खास नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बच्चे वहाँ बैठे बैठे कंफ्यूज फील ना करें। आप इतना समझ लो, है ना बेटा, ऐसे हुआ। तो ये हो गया, ठीक है सर। तो ये पूरा हो गया? हाँ सर। जहाँ से चले थे वहीं घूम के आ गए? हाँ सर। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कार्नोट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बच्चों? साइक्लिक प्रोसेस है। और हमें वही इंजन पसंद है जो साइक्लिक हों। क्यों? देखो इसका मज़ा दिलाऊं। देखो हाँ, इसको समझो, अभी आपको समझ में आएगा। एक सेकंड में हम इधर से चल लेते हैं। ये रहा, देखो बेटा अगर हमने देखना मज़ा आएगा।
भाई तुम्हारी एक्टिवा, अरे सर ये बाइक, एक्टिवा क्यों ले लेते हो सर, ये रही बाइक। बेटा इसका पिस्टन नीचे गया, ब्लास्ट हुआ था क्योंकि, है ना, तो पिस्टन नीचे गया, पहिया घूमा, तुम्हारी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी, यहाँ से यहाँ पहुँच गया पिछला पहिया, और ये वाला यहाँ पहुँच गया। पहिया मतलब टायर बेटा, है ना, तो टायर शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन, क्योंकि सर ये नीचे आया था, इसने घुमाया, घुमाया से वो व्हील घूमा, व्हील घूमा सर आगे बढ़ गई। अब क्या है, अगर ये साइक्लिक ना हो तो बच्चों पिस्टन यहीं आकर रुक जाएगा। अब ऊपर कौन लेके आए, नहीं सर हम तो ब्लास्ट कर जाएंगे। अरे इतना ब्लास्ट करेगा कि इंजन ही फूट जाएगा बेटा। तो इसको क्या है, अब वापस यहीं आना है, तो सर कैसे आएगा, तो ये व्हील इतना भारी है कि एक बार मोमेंटम में आने के बाद, पहला मोमेंटम फ्यूल की वजह से आता है, बट एक बार जब मोमेंटम आ जाता है तो ये घूम के ऊपर भी आएगा, तो ये पिस्टन को अपने साथ ऊपर ले आएगा, तो फिर वापस इनिशियल पोजीशन में आ गया, फिर ब्लास्ट होगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस पहिया ऊपर ले आएगा, फिर ब्लास्ट होगा। तो बेटा ये कैसा प्रोसेस है साइक्लिक। अगर साइक्लिक नहीं होता तो ऐसा होता कि एक बार रेस देता, फट करके बोलता, थोड़ी बाइक आगे घूमती, फिर तू उतरता, फिर पिस्टन को कुछ ऊपर करता, फिर फट बोलता, मतलब ब्लास्ट होता है यहाँ पर, और फिर पिस्टन नहीं जाता, फिर तू कभी ज़िंदगी में अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच नहीं पाता। इसीलिए बच्चों साइक्लिक प्रोसेस रखे जाते हैं। क्या तुम्हें समझ में आया लॉजिक इसके पीछे का? हाँ तो बच्चों, हाँ तो यहाँ देखो कि यार हमें ये समझ में आ गया कि यार हाँ साइक्लिक होना ज़रूरी है, पिस्टन को वापस अपनी जगह आना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने एक साइकिल कंप्लीट करी, एंड दिस साइकिल इज कीप्स गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्किंग ऑफ द कार्नोट इंजन। उसकी वजह से हमें वर्क मिलता रहता है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कितनी होती है बच्चों? 1। अब हम इसको आगे समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। देखो बेटा, यहाँ के मैंने वर्क को लिया है W1, एक्सपेंशन है, यहाँ के वर्क को लिया है मैंने W2, यहाँ के वर्क को लिया है W3 जो कि नेगेटिव है। कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम घटा है, तो वॉल्यूम घटा है इसका मतलब पिस्टन पे हमने काम किया है। भाई पिस्टन नीचे आया होगा ना, तो हमें तो काम नहीं मिला ना, हमने काम किया है, इसलिए W3। और बेटा सेम इधर भी मैंने इसको -W4 लिया है। क्या सर इस यहाँ से A से B तक कौन सा एक्सपेंशन है? आइसथर्मल। आइसथर्मल वर्क डन कैलकुलेट करना सिखाया था, एडियाबैटिक में वर्क डन करना कैलकुलेट करना सिखाया था, तो बेटा उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये रहा। तो मैं इसको देख कर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों है? क्योंकि ये देखो ये है ये लाइन, ठीक है। तो अब समझो बेटा, पहला स्टेप 1 था, उस कैसा था वो? आइसथर्मल एक्सपेंशन था W1, तो W1 nRT1 V2/V1, क्योंकि दो वॉल्यूम्स के बीच में काम कर रहा है। सिमिलरली एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर चुके हैं। सिमिलरली आइसोथर्मल कंप्रेशन है, अगेन द सेम एज। माइनस क्यों लिया, तुम्हें समझ में आ गया? हाँ सर। अगेन स्टेप 4 एडियाबैटिक कंप्रेशन, सर ये आ गया। नेट वर्क डन इन चारों का सम W1 + W + W3 W4। तो बेटा माइनस कॉमन ले लिया, तो W3 W4 दोनों नेगेटिव है ना, तो उनका माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। तो वर्क बेसिकली देखो, यहाँ पर पीछे आ जाओ, ये जो एरिया है इसके अंदर, ये ही तो है आपका क्या, दिस इज अ नेटवर्क ABCD A के बीच का। तो अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी पे। किस पे बच्चों? एफिशिएंसी पे। मैंने इसलिए लिख लिया है पहले ताकि आपका टाइम बचे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप जानते हो, W/Q1, W ये Q2/Q1, ये मैंने सब बता चुका है। Q1 Q2 यानी आइसोथर्मल में एफिशिएंसी कैसे लिखी गई? 1 - 1 Q2 जितनी हीट ली, क्योंकि कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जल्दी से बोल दो 100%। तो जितनी हीट दी उसने सारा वर्क डन कर दिया भाई। अच्छा ये बात है क्या? हाँ, ये तो हीट रिलीज करी, ये हीट एब्जॉर्ब करी। क्या तुम्हें समझ में आई बात मेरी? हाँ सर। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि जितनी हीट दो वो सारा वर्क डन कर दे, बट ये है कौन से? ये कार्नोट दादा है। कार्नोट दादा वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो ये कर दिया है, ठीक है, यहाँ तक आकर रुक गए। स्टेप 2 तुम जानते हो बेटा कैसा है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक रिलेशंस यूज होंगे। एडियाबैटिक रिलेशन T और V में ये रिलेशंस होते हैं, Γ - 1, Γ - 1, 1 और 2, 2 और 3। बेटा पीछे जाके देखो, यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, तो देखो T1 T2 बाकी सब चेंज हो गए। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी। ऐसी सिमिलरली स्टेप 4 में भी यही हुआ है, वो भी लिख दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, निपटा दिया, तो ये आ गया। तो इससे ये पता चल रहा है, इससे ये क्या है सर? इससे एक चीज़ पता चली कि बेटा इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, log V3/V4 log V2/V1। अरे ये तो बराबर है, तो ये दोनों तो सेम है, NR तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है बच्चों? 1 - T2/T1। सो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस। क्या तुम्हें समझ में आया? तो बेटा इस तरह से हम टेम्परेचर डिफरेंसेस के बीच में एक और रिलेशन क्रिएट कर पाए। नाउ बच्चों द टॉपिक इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछा जाए, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट बाय अ लेटर बीटा। सर फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो यहाँ डेफिनेशन लिखी है, बट इसमें मज़ा नहीं है। एग्जाम में तो ये लिख के आना बच्चों, बट इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कि बीटा इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब, हीट रिलीज टू द सिस्टम अपॉन वर्क डन। मीन्स देखो लिखा हुआ है, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड, दैट इज Q2। आपको ध्यान है Q2 सिंक को देता था पर साइकिल टू द मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड W टू बी डन। मतलब कोई भी W काम करने के लिए, कोई भी W वर्क करने के लिए, तो हमें Q2 एनर्जी को वेस्ट, मतलब इंजन वेस्ट करता था टू द सराउंडिंग्स। तो यानी ये वाला, इसलिए यहाँ से ये फॉर्मूला आया बच्चों, है ना। इस फॉर्मूले को बोला गया कि भाई अगर W काम कराना है तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट वेस्ट होगी। इसी के रेशो को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो मेरे बच्चे ये सब जानते हो आप लोग कि Q2 को तो हम कुछ नहीं कर सकते सर, बट W हम जानते हैं सर, वो होता है Q1 माइनस Q2। बच्चों यहाँ से एक चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसको बेसिकली अलग अलग फॉर्म्स में लिख रहे हैं। वैसे तो ये फॉर्म हो गई है यहीं पर, अगर हमें याद रहे तो, बट डिफरेंट फॉर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर हमने नीचे Q2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, इससे कैंसिल हो गया। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन T1 अपॉन T2 माइनस 1। सर कैसे लिखा? क्योंकि बच्चों मैंने आपको समझाया है कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, है ना, ये होता है। तो वी कैन राइट इट हियर। अब हम क्या करें बच्चों? एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर तो 1 है, नीचे आ गया T2, तो दिस बिकम्स T1 माइनस T2। इसको ऊपर करके लिख सकते हैं, सो इट इज T2 अपॉन T1 माइनस T2। सर इसको तो सीधे ही लिख देते आप, यहीं से सीधे ही लिख देते, यहीं से लिख देते सर, Q2 की जगह T2 लिख देते, Q1 की जगह T1 और Q2 की जगह T2। हाँ बेटा ऐसा कर सकते थे, बट मैंने तेरे को एक एक स्टेप करके समझा दिया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो ये आ गया बेटा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की टर्म्स में बात करें तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, और हीट की टर्म्स में बात करें तो बच्चे ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना। ठीक है सर, यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई। अब हम एक दो सवाल देख लेते हैं इन्हीं टॉपिक्स पर। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है बच्चों। इन आ रेफ्रिजरेटर हीट फ्रॉम इनसाइड, देखो रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है। अच्छा सर दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। इनसाइड एट 277 केल्विन इज ट्रांसफर्ड टू अ रूम में, मतलब फ्रिज का गेट खुला हुआ है, इतनी केल्विन ट्रांसफर हो रही है रूम में। रूम का टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। हाउ मच जूल ऑफ हीट शैल बी डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल, इंपॉर्टेंट, फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली, मतलब इतना एक ईच जूल। तो अब हमें इसमें क्या क्या गिवन है बच्चों वो देखते जाओ। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि बीटा का फॉर्मूला होता है, जैसा मैंने अभी बताया, Q2 बाय W, और यहाँ हमने लिखा T2 बाय T1 माइनस T2। तो बेटा हमसे पूछ रहा है कि हर शैल बी डिलीवर्ड, मतलब रिलीज़ करनी है, हीट को रिलीज़ करना है टू द रूम। तो बच्चों बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि Q2 की क्या वैल्यू है। तो T1 कितना दे रखा है बच्चों? T1 दे रखा है हमें 277 केल्विन, सॉरी T2 हमें दे रखा है 277 केल्विन, और T1 हमें दे रखा है बेटा कितना? 300 केल्विन। तो बच्चों Q2 मुझे चाहिए, तो Q2 की वैल्यू आ रही है W टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 माइनस T2, ये आ रही है। पुट द वैल्यूज हियर बेटा। W वर्क, तो देखो हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट शैल बी डिलीवर्ड टू द सिस्टम। तो हम बोलते हैं कि W जो है, यहाँ से लिख देते हैं, इसको हटाकर गिवन लिख देते हैं कि W बराबर दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेफ्रिजरेटर, शॉर्ट में लिख दिया, इज इक्वल टू 1 जूल। है ना बेटा, W की वैल्यू हमें 1 जूल दे रखी है। तो पुट द वैल्यूज हेयर।
तो बेटा Q2 आ रहा है हमारे पास 1 इंटू T2 हमें दे रखा है 277 अपॉन T1 माइनस T2 यानी 300 माइनस 277। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेना, इससे आंसर Q2 आपके पास आ जाएगा और वो आएगा बच्चों कितना, 12 जूल। कितना आएगा, 12 जूल। बट हमसे क्या पूछ रहा है ये आ गया आपका 12 जूल, ठीक है सर। अब हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट शैल बी, मतलब बेसिकली वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी हमने ली। तो बेटा हम जानते हैं कि W बराबर होता है क्या, Q1 माइनस Q2। तो Q1 बराबर आ रहा है बेटा W प्लस Q2। W कितना है, W है 1 प्लस Q2 हमने निकाल लिया 12। इट मीन्स इनिशियली एनर्जी कितनी ली गई है, 13 जूल। दिस इज़ योर आंसर। समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है बेटा, कैलकुलेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन टू फ्रीज अ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 बाय मीन्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। मतलब रेफ्रिजरेटर से हमें 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री को कितना अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी डन, कितना, जो कि द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इज 27 यानी रूम टेम्परेचर है। हाउ मच हीट इज पास्ड ऑन द सराउंडिंग्स इन दिस प्रोसेस। बेटा जमाना है ना, 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री पे है तो कितना करें कि जो फ्रीज हो जाए। तो बेटा हीट निकालनी पड़ेगी और निकाल कर कहाँ देनी पड़ेगी, टू द सराउंडिंग्स, है ना बच्चों। तो इसको ऐसे लिखा गया। और हाउ मच, ठीक है, एक तो ये निकालना है, इफ़ प्रोसेस, यहाँ तक कि हीट निकाल दो। इफ द प्रोसेस 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री 80 कैलोरी ऑफ हीट मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर टू सराउंडिंग्स। तो ये गिवन है, हमें वाटर से सराउंडिंग में 80 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट रिलीज करनी पड़ेगी टू द सराउंडिंग्स। तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं अब हम यहाँ पर। तो गिवन चीज़ क्या क्या दे रखी है बेटा, एक तो टेम्परेचर गिवन है। तो बेटा ये लिखा जाएगा कि भैया T1 हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदल लो तो दैट इज़ 300 केल्विन। और बच्चों T2 हमें, जहाँ से हमें काम, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि कितना हो गया बेटा 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। ठीक है सर, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर, इसमें Q2 भी गिवन है क्या, हाँ बेटा 80 कैलोरी। कहाँ गिवन है सर, ये रहा, ये रहा 80 कैलोरी 1 ग्राम पर, है ना, ये लिखा हुआ, पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है बेटा 1 ग्राम पर। 1 ग्राम में इतनी हीट को हमें क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स में रिलीज करना है। तो बेटा इसमें पहले कोफिशिएंट बीटा निकाल, बीटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, फॉर्मूला Q2 अपॉन W, है ना बेटा। इसको लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2 बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास Q2 की वैल्यू है 80, W तो W है, और T2 है हमारे पास बेटा कितना 273 अपॉन T1 माइनस T2। T1 कितना है 300 माइनस T2 273। तो इससे बेटा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, W की वैल्यू आ जाएगी, है ना। W की वैल्यू, इसको कैलकुलेट कर लोगे भाई, इसको इधर इंटू कर देना, इसका डिवाइड लगा देना। तो ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 7.91 कैलोरी। इतना वर्क डन आएगा हमारा, है ना बेटा। अब हमें चाहिए सेकंड में कि हीट ट्रांसफर्ड भी निकालनी है, हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग्स। तो हीट ट्रांसफर्ड कैसे होती है बेटा, तो वो होता है Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2। भाई ये टोटल हीट निकाली तो वर्क डन प्लस, ये समझ में आ गया होगा आपको ये कहाँ से लिखा है बच्चों, ये होता है W बराबर Q1 माइनस Q2। तो Q1 इज इक्वल्स टू हो गया W Q2 प्लस W। तो बेटा इसको हमने प्लस कर दिया है, दैट इज W आया है हमारे पास कितना, ये रहा 7.91 और प्लस Q2 हमारे पास 80 है ही है, तो दिस बिकम्स 87.91 और आंसर क्योंकि हमें जो दे रखी है वो कैलोरी में दे रखी है हीट की यूनिट, सो दिस बिकम्स इन कैलोरी। तो बेटा इस तरह से ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ज़्यादा टफ नहीं है, उसमें बेटा सब जगह लॉग टेबल की बहुत जगह यूज़ होगा, क्योंकि लॉग की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ऑब्वियस है लॉग टेबल वाले क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए, इसलिए मैंने इनके न्यूमेरिकल्स को नहीं छुआ है।
ठीक है बच्चों, तो फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अपने। ठीक है बच्चों, थैंक यू।